हेलो गाइस, नमस्कार। करंटली जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उनमें हम बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी एक्सियल और इक्वेटोरियल जो पोजीशन है उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज भी दी थी और उसका मैंने आपको आंसर्स और सॉल्यूशंस विद कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन भी बताया था। तो अभी आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कि इलेक्ट्रिक जो डायपोल है वो अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर जाता है अर्थात किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अगर जाता है तो वहाँ जो उसकी एक्टिविटी होती हैं उन सब के बारे में हमें आज की वीडियो का हमारा स्टडी का पॉइंट होगा। जैसे कि उस पर कितना बलागुण अर्थात इलेक्ट्रिक टॉर्क जो है वो टॉर्क कितना अप्लाई होगा और उसको किसी एक पर्टिकुलर एंगल से पर्टिकुलर एंगल तक घुमाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, इसके चलते उसमें कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी अर्थात स्थिर विद्युत ऊर्जा स्टोर या संचित होगी। और अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को हम एक पर्टिकुलर एंगल से अगर उसको हिला देते हैं उसकी इक्विलिब्रियम से अर्थात उसकी साम्य अवस्था से, तो वो अपने एक्सिस के अबाउट जो SHM अर्थात सरल आवर्त गति जो करता है उसमें उसका टाइम पीरियड कितना होगा। और लास्ट में वी विल स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ टू डायपोल्स अर्थात दो डायपोल का आपस में इंटरेक्शन अर्थात उनके बीच में कितना फोर्स है, कितना वो एक दूसरे पर टॉर्क अप्लाई करते हैं। तो गाइज यू हैव टू कीप वाचिंग द वीडियो टिल एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल नेम ऑन यूट्यूब इज फिजिक्स बाय सतीश चंद। तो आपको सारे टॉपिक आज अच्छे से समझने हैं बाकी के वीडियोस की तरह। तो यहाँ से हमारा टॉपिक है आज का हमारा बेसिक यहाँ पे, तो द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव अर्थात इलेक्ट्रिक डायपोल का व्यवहार। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, और मैंने मान लिया कि ये आपका इसका मैंने नाम दिया AB है, और यहाँ पर मान लेते हैं इस पर पॉजिटिव Q चार्ज है और इस पर माइनस Q चार्ज है, जैसा कि डायपोल की खुद की फॉर्मेशन होती है अर्थात उस पर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इन दोनों के बीच की दूरी को अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 2L के बराबर है और इसको मैंने क्या किया कि डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई भी एक जो कि इसके डायपोल का जो एक्सिस है उसके साथ में थीटा एंगल पर एक्टिवेटेड है अर्थात कार्यरत है। इसमें मैंने इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बाह्य वैद्युत क्षेत्र में इस इलेक्ट्रिक डायपोल को मैंने पुट किया। मान लेता हूं कि अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन -q2 + q होती है। तो उस P वेक्टर जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है यहाँ पे। अब इसी बात है कि जो चार्ज पार्टिकल होता है उसके खुद के फील्ड से उस पर खुद कोई भी फोर्स अप्लाई होना इम्पॉसिबल है, बट जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल फील्ड में जाता है अर्थात बाह्य वैद्युत क्षेत्र में जाता है तो उस पर एक वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है। ऊपर वाला आपका क्या है कि यहाँ पर ये ऊपर वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव Q है, तो पॉजिटिव Q पर फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो फील्ड की डायरेक्शन होती है अर्थात यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना। और जो माइनस चार्ज है इस पर फील्ड के अपोजिट में अर्थात इस पे फोर्स इधर होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारे सामने आता है कि अगर हम ओवरऑल फोर्स की बात करते हैं कि डायपोल पे कुल फोर्स कितना होगा, तो F = QE और यहाँ से आपका F = -QE वेक्टर है, तो फोर्स की अमाउंट इक्वल है क्योंकि चार्ज की अमाउंट भी इक्वल है और इंटेंसिटी ऑफ फील्ड भी इक्वल है। बट यहाँ पर बेसिक पॉइंट ये है कि जिस फील्ड में हम बात कर रहे हैं डायपोल की वो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है।
यूनिफॉर्म का अर्थ क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। और एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब यह है कि इसके हर पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन और उसकी इंटेंसिटी बराबर है, अर्थात ये एक समान क्षेत्र है। तो अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात होती है तो डाइपोल पर टोटल फोर्स विल बिकम 0, ठीक है ना, यहाँ से, क्योंकि दो फोर्सेज हैं और इक्वल और अपोजिट है, तो यहाँ पे टोटल फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी 0। अब लेकिन इसमें एक्चुअली पॉइंट क्या है कि ये जो दो फोर्स है इस डाइपोल के दोनों चार्ज पार्टिकल पे अप्लाई हो रहे हैं, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, अमाउंट सेम है, लेकिन इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है अर्थात इनकी क्रिया रेखा जो है, क्रिया रेखा दैट मीन्स लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक पॉइंट से जाने के बजाय वो अलग अलग पॉइंट से जा रही है। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक स्पेशली टॉर्क अप्लाई होने के बजाय यहाँ पर अप्लाई होता है टॉर्क ऑफ कपल, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। और बलाघूर्ण के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि इट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, अर्थात ये बल का आघूर्ण होता है। अब यहाँ पर आपका क्या है कि तो यहाँ पर ये टोटल फोर्स 0 है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। हम उस टाइम पर बात कर रहे हैं जब वैद्युत क्षेत्र एक समान है। तो यहाँ पर क्या है आपका टॉर्क ऑफ कपल अर्थात टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आता है कोई सा भी एक फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्सेस की अमाउंट सेम है और यहाँ पर इन दोनों फोर्सेज की जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखा है, उनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी, ये वाली दूरी d, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं यहाँ पे c है। तो यहाँ से आपका टॉर्क ऑफ कपल विल बी इक्वल टू F इंटू BC के बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि इसकी हमें वैल्यू चाहिए, तो इस वाले एंगल में इट विल बिकम परपेंडिकुलर और इट विल बिकम हाइपोटेनियस, अर्थात ये लंब बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा विल बी इक्वल टू BC अपॉन में 2L, दैट मीन्स BC विल बी इक्वल टू 2L साइन थीटा। तो यहाँ से आपका टॉर्क ऑफ कपल अर्थात बल युग्म का आघूर्ण कोई भी डाइपोल पर, तो F की वैल्यू आपकी QE के बराबर है इंटू 2L साइन थीटा। तो टॉर्क ऑफ कपल विल बी इक्वल टू Q इंटू 2L, ये कंबाइंड स्टेप इट विल बिकम P, तो PE साइन थीटा के बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका क्या है, ये P क्या है, Q इंटू 2L है, जैसा कि हम जानते हैं इसको बोलते हैं तो ध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये आ जाता है टॉर्क ऑफ कपल। इसको हमें कभी भी टॉर्क बोलने के बजाय इसको ऑलवेज वी हैव टू से टॉर्क ऑफ कपल, हमें इसको टॉर्क ऑफ कपल बोलना है, क्योंकि ये दो बलों के दो पेयरिंग फोर्सेज हैं, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है और उनकी अमाउंट इक्वल है, लेकिन उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है अर्थात जिस रेखा के अनुदिश वो कार्यरत हैं वो दोनों अलग अलग हैं और उनके बीच की दूरी परपेंडिकुलर जो है वो BC है। तो यहाँ से टॉर्क ऑफ कपल की वैल्यू आपकी टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा के बराबर आती है। अब अगर यहाँ से मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखता हूँ तो टाउ वेक्टर विल बी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाता है P क्रॉस E वेक्टर, ठीक है ना। यहाँ से इसको साइन को हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या है कि दैट मीन्स जो टाउ वेक्टर है वो P वेक्टर और E वेक्टर दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन के बराबर है। तो दैट मीन्स जो टाउ वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ P वेक्टर एंड E वेक्टर। इसका अर्थ है जो बल युग्म का आघूर्ण होगा वो ध्रुव आघूर्ण वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, अर्थात अभिलंबवत होगा। अब यहाँ से इजी सी बात है कि टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब यहाँ से आपका व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 90, अर्थात यहाँ पे क्या है आपका कि जब वैद्युत क्षेत्र वेक्टर और P वेक्टर दोनों के बीच का एंगल अगर 90 अंश होगा तो उस कंडीशन में जो टॉर्क ऑफ कपल है बल युग्म का आघूर्ण है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। और टाउ की वैल्यू मिनिमम आपकी कब होगी, जब थीटा विल बी 0, दैट मीन्स कि जो PB वेक्टर है वो E वेक्टर के पैरेलल में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके ये पॉइंट आ जाते हैं। तो ये था आपका टॉर्क ऑफ कपल। अब इसके बाद मैं यहाँ से अगला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि अब आता है वर्क डन। सेकंड टॉपिक था, ये हमारा पहला टॉपिक था
वॉल्यूम का आउटपुट। सेकंड टॉपिक आपका वर्क डन इन रोटेटिंग ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, अर्थात द्विध्रुव को बाह्य क्षेत्र में घुमाने पर आपको कार्य की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैं आपको मान लेता हूँ कि मान लेते हैं हमने इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से एक स्मॉल एंगल अगर डी थीटा से घुमाते हैं तो इजी सी बात है कि एलिमेंट्री वर्क डन अर्थात बहुत अवयवी कार्य इज इक्वल टू आपका आ जाएगा टाउ इंटू डी थीटा के बराबर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्क डन है और हम बात कर रहे हैं कि जब गति आपकी घूर्णन हो तो वर्क डन की वैल्यू टाउ इंटू डी थीटा के बराबर। तो यहाँ से डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू और टाउ की वैल्यू हमारे पास में पी ई साइन थीटा के बराबर इंटू डी थीटा। तो ये तो था आपका एलिमेंट्री वर्क डन और हमें निकालना क्या है टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू टाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू थीटा 1 टू थीटा 2 के बराबर। तो यहाँ से आपका पी ई साइन थीटा और डी थीटा एंड इट विल गो फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। इसका हमें क्या करना होता है समाकलन। ठीक है ना, तो इसके बाद में यहाँ से समाकलन अगर हम करते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाती है कि वर्क डन विल बी इक्वल टू पी ई आपका कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और साइन का आपका समाकलन आ जाता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, और यहाँ से थीटा 1 टू थीटा 2। तो वर्क डन की वैल्यू यहाँ से पी ई और यहाँ पर अगर ये माइनस साइन है तो ये कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 के बराबर आ जाएगा किया गया कार्य अर्थात वर्क डन। इसको अगर हमें थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाना है। ठीक है ना, इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट वन क्या है तो अभी मैं यहाँ पर इसी में आपका थोड़ा यहीं पर बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर अगर हम वर्क डन की वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर इनिशियली मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में आरंभ में अगर थीटा 1 0 है और थीटा 2 क्या आपका थीटा है अर्थात थीटा 1 0 है। इसका अर्थ क्या है कि जो डाइपोल का जो वेक्टर P है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात वैद्युत क्षेत्र के वेक्टर के पैरेलल है, समांतर है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू यहाँ से PE, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 क्योंकि cos 0 विल बी इक्वल टू 1 तो 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। ये था आपका जनरल इक्वेशन फॉर द वर्क डन। सामान्य सूत्र है अगर कोई भी डाइपोल को आप किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी एंगल से घुमाते हो तो ये आपका आता है जनरल। और ये कंडीशन क्या है कि जब वो 0 पे स्टार्टिंग का एंगल 0 हो P और E के बीच में और फाइनली आपको वो थीटा तक घुमाना हो तब। ठीक है ना, तो ये था आपका। तो यहाँ से इजी सी बात है कि थीटा की वैल्यू यहाँ से वर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, वर्क की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ से जब आ जाएगी जब आपको उसके पैरेलल अगर वो करना हो तो यहाँ से आपका वर्क डन विल बी मैक्सिमम और वर्क डन मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ से अगर इसकी वैल्यू मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे cos 180 की वैल्यू आ जाती है -1 तो इट विल बिकम 2 तो 2PE और यहाँ से 0 वर्क की वैल्यू 0 कब आएगी आपकी जब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 हो या फिर आपको अगर घुमाना है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 हो तो वर्क की कम से कम वैल्यू आपकी PE के बराबर आ जाएगी। ये था आपका वर्क डन यहाँ पे और मैंने आपको बताया था टॉर्क ऑफ कपल। इससे आगे वाले पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ से आपका आ जाता है द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ से इसका डिफाइन क्या है कि जब किसी भी डाइपोल को हम
क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम है कि अगर कहीं पर भी कोई भी वर्क अगर परफॉर्म होता है तो वो किसी न किसी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ से आपको करना क्या है कि वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शन to any other direction will store in form of electrostatic potential energy। किसी द्विध्रुव को अविलंबवत दिशा से अन्य दिशा में घुमाने में कृत कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू था आपका जनरल फॉर्मूला P cos θ1 माइनस cos θ2 था। θ1 की वैल्यू यहाँ पे 90 और θ2 की वैल्यू अगर थीटा मानते हैं तो वर्क डन जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थिर विद्युत ऊर्जा के बराबर है। तो यहाँ पर आपकी Pe और इसकी वैल्यू 0 माइनस cos थीटा, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू माइनस Pe cos थीटा। और यहाँ से अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो P वेक्टर डॉट E वेक्टर के बराबर होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। तो जो भी वर्क डन अगर किसी डाइपोल को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में जो भी वर्क डन होता है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और इसका एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है माइनस Pe cos थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म की बात अगर हम करते हैं क्योंकि यहाँ पर cos है, ओबियसली बात है कि जो स्थितिज ऊर्जा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो स्केलर है, तो स्केलर में यहाँ पर आ जाएगा डॉट। ठीक है ना। यहाँ से ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर आपका क्या है नेक्स्ट वन पॉइंट, ये आपका थर्ड पॉइंट था। अब स्टार्ट करते हैं इसमें फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है आपका SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM executing of dipole in external electric field अर्थात बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव का सरल आवर्त गति। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि जैसे अगर ये आपके पास में एक्सटर्नल फील्ड है यहाँ पे इधर है, और अगर डाइपोल आपने यहाँ पर अगर फ्रीली छोड़ दिया यहाँ पे, तो उस डाइपोल की कंडीशन क्या होती है कि वो अपने आप को फील्ड के पैरेलल में शिफ्ट करता है बाय द टॉर्क ऑफ कपल, अर्थात उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है और वो उसको फील्ड के पैरेलल में अलाइन कर देता है। अब यहाँ से क्या है कि जब ये फील्ड के पैरेलल में अलाइन हो जाता है तो इस कंडीशन से अगर हम डाइपोल को थोड़ा सा हटा देते हैं और उसके बाद उसको छोड़ते हैं तो इट विल स्टार्ट टू वाइब्रेट। ठीक है ना। तो ये घूमना स्टार्ट अर्थात अपने एक्सिस के अबाउट ये वाइब्रेशंस अर्थात पीरियोडिक, एक बार इधर फिर इधर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला पॉइंट ये चेक करना है कि जो ये अपने एक्सिस के अबाउट जो आवर्त गति करता है पीरियोडिकली वो SHM है कि क्या है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि टॉर्क ऑफ कपल इज इक्वल टू था आपका वैल्यू आई थी आपकी Pe sin थीटा के बराबर। ठीक है ना। अब यहाँ से आपकी वैल्यू क्या है कि अगर थीटा बहुत स्मॉल है अर्थात बहुत कम है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी Pe थीटा। ठीक है ना। यहाँ से तो यहाँ से आपका करना क्या क्योंकि टॉर्क ऑफ कपल इज इक्वल टू होता है I इंटू अल्फा, जहाँ पर I क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना। इसको बोलते हैं जड़त्वाघूर्ण है, और अल्फा क्या है कोणीय त्वरण होता है, कोणीय त्वरण है अर्थात एंगुलर एसलेरेशन है यहाँ पे अल्फा।
तो यहाँ से टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अगर अल्फा आ जाता है तो आई इंटू अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस पी ई थीटा, यहाँ से आपकी वैल्यू है। तो यहाँ से अब आइए तो इस कोणीय त्वरण को मैं लिख सकता हूँ डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू जो आती है वो आपकी आती है माइनस पी ई अपॉन में आई इंटू थीटा के बराबर, ठीक है ना। और यहाँ से आपका आ जाता है कि डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या है कि ये जो वैल्यू है आपकी, अगर इन दोनों इक्वेशन का फर्स्ट का और सेकंड का अगर मैं आपस में कंपेयर करता हूँ तो ये वैल्यू आपकी ओमेगा स्क्वायर के बराबर आती है। तो यहाँ से वी कैन राइट इट एज ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी ई अपॉन में आई। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है ना। और ओमेगा इज इक्वल टू होता है आपका 2 पाई अपॉन टी, तो टी विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट में आई अपॉन पी ई के बराबर। ये क्या था आपका डाइपोल का टाइम पीरियड, अर्थात कोई भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर क्या था आपका कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आवर्त गति होगी SHM होगी, उसका आवर्तकाल आपका 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन पी के बराबर होएगा। और ये इक्वेशन हमें इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि ये जो वाइब्रेटरी या पीरियोडिक मोशन या आवर्त गति होगी वो SHM होगी, अर्थात सरल आवर्त गति होगी, क्योंकि इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर SHM, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर SHM, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका टी आवर्तकाल की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन पी के बराबर आ जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब बच जाता है आपका इंटरेक्शन बिटवीन टू डाइपोल्स, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक कंप्लीट के बाद में 5th वन टॉपिक पे आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आपका इंटरेक्शन ऑफ डाइपोल जो है, इंटरेक्शन ऑफ डाइपोल्स अर्थात दो ध्रुवों के मध्य अन्योन्य क्रियाएं। अब यहाँ पर क्या है कि जो एकेडमिक वाले बच्चों का तो ये आउट ऑफ कोर्स है, बट लेकिन जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं, जैसे जो IIT वाले हैं या मेडिकल वाले हैं और जो एयरफोर्स वगैरह वाले बच्चे हैं, इनमें से कभी कभी इस टॉपिक में से कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लेता हूँ मैं इस पर पहला पॉइंट क्या है कि हमारे पास में डाइपोल 2 हैं, ठीक है, एक P1 वेक्टर और एक P2 वेक्टर है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एक P1 वेक्टर और P2 वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको निकालना क्या है कि इनके बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर मैं P2 पर ही बात करता हूँ या इस पर, तो P1 पर बल, सॉरी यहाँ पे तो एक कंडीशन, हाँ, अगर हमें P1 पर बल या फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना, इस पे। अब यहाँ पे आपको पता है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारी आई थी कि माइनस PE cos थीटा के बराबर थी, ठीक है ना। यहाँ पर P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो यहाँ पर आएगा P1, क्योंकि हमें जो बल निकालना है वो निकालना है पहले वाले डाइपोल पर, तो फोर्स ऑन P1। अब यहाँ पर E क्या है, ये है इंटेंसिटी। और एक चीज मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि खुद के फील्ड से तो कोई भी फोर्स अप्लाई होना इम्पॉसिबल है, तो अगर फील्ड की वैल्यू की बात होती है तो वो आएगा P2 का, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी P2 की वैल्यू, अब ये पड़ता है इसके एक्सियल पॉइंट पे अर्थात अक्षीय बिंदु पर, तो यहाँ पर P2 की वैल्यू आपकी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P2 अपॉन में RQ। अब यहाँ से वैल्यू आती है एंगल की, कि एंगल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है। तो एंगल की वैल्यू अगर आपको निकालनी है
तो P वेक्टर अगर ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस और ये क्या आपका प्लस है, P की डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है और फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव Q से माइनस Q की ओर है। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल विल बिकम 180। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू आ जाती है -1, तो 2p1p2/4πε0r3। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मुझे फोर्स निकालना है तो फोर्स विल बी इक्वल टू यहाँ से F इज इक्वल टू आता है आपका du/dr के बराबर। ठीक है ना। और du/dr तो यहाँ से अगर मैं करता हूँ d/dr और 2p1p2/4πε0 ऑफ r3। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो 2p1p2/4πε0 और यहाँ से d/dr ऑफ r की पावर -3। तो यहाँ से इसका आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा r की पावर -4 × 3 के बराबर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी इक्वल टू 6 और यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन, तो -6 p1p2/4πε0 r4 के बराबर। इट इज़ द फोर्स ऑन डाइपोल। तो और दोनों के फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे यहाँ पे। ठीक है ना। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल अप्लाई ऑन ईच अदर। तो यहाँ से आपका ये क्या है कि माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है और ये आपकी वैल्यू ऑफ फोर्स है। ठीक है ना। अब दोनों पर अगर मैं बात करता हूँ कि दोनों पर एक दूसरे का टॉर्क ऑफ कपल या बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा। तो टॉर्क ऑफ कपल की बात है कि तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है या फिर 180 है। तो यहाँ पर आपका टॉर्क की वैल्यू कितनी थी आपकी, PE sin थीटा थी, तो sin 0 की वैल्यू से इट विल बिकम 0, अर्थात कोई भी टॉर्क एक दूसरे पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना। अब यहाँ से आपका क्या है कि अगर इसी में अगर अगली कंडीशन हम ये बात करते हैं कि दोनों अगर एक दूसरे से इस टाइप से अगर सिचुएटेड हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इसकी एक्सियल पॉइंट के बजाय इसके इक्वेटर पे अर्थात निरक्षीय स्थिति पर स्थित होगा। तो यहाँ पर आपका क्या है कि ये वाला ये जो 2 है इसको हम हटा देंगे, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 3p1p2/4πε0 r की पावर 4 के बराबर। क्यों, और यहाँ पर आएगा ये पॉजिटिव साइन। ठीक है ना। क्योंकि इसमें आपका क्या था कि इसमें दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 के बराबर होगा। तो ये मैंने आपको बताया था इंटरेक्शन बिटवीन द 2 डाइपोल्स। और भी अगर कोई बच्चे को कोई भी डाउट है तो यू हैव टू राइट इन कमेंट। ओके गाइज, थैंक यू।